आज सुबह बद्री बाबू जल्दी कार्यालय आ गए और अपने काम में जुट गए। मैंने उनसे शिष्टाचार के भाव से पूछा, नमस्कार बाबू, कैसे हैं? लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, बस अपनी फाइलों में उलझे रहे। मैं समझ गया कि कल रात की ठेस को वे अपने दिल से अभी तक निकाल नहीं पाए हैं। उम्र के इस पड़ाव में यदि व्यक्ति हंसी मजाक को हल्के में ना ले तो मन पर भारी बोझ की तरह रहता है। उसको लगता है उसका मजाक बनाया गया है और तिरस्कार हुआ है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। यह उम्र का तकाजा या मानसिकता की संकीर्णता की निशानी भी कही जा सकती है। मैंने उनको उनके मौजूदा हाल पर छोड़ दिया और अपनी कुर्सी पर चला गया। थोड़ी ही देर में एक खूबसूरत सी अधेड़ उम्र की महिला कार्यालय के कमरे में दाखिल हुई। उम्र यही कोई लगभग 45 के आसपास रही होगी। कद लगभग 5.5 फीट, काली हेयर डाई से लहराते सुनहरे बाल, चेहरे पर एक मधुर मुस्कान। जिसकी ज़रूरत उस वक्त सभी को थी, उस मनहूसियत से भरे हुए कमरे में। और गहरे हरे रंग की चटकदार साड़ी उस महिला पर अच्छी लग रही थी। मेरे चहकते हुए मन के द्वारा इतना सब कुछ अवलोकन कर लेने के बाद जब मैंने अपनी निगाह उठा के देखा तो कमरे में मौजूद 3 कर्मचारियों में से लगभग सभी उस महिला को ऐसे प्रश्नवाचक मुद्रा से घूर रहे थे मानो वो हम में से किसी एक का रिश्ता अपने लिए मांगने आई हो। और आश्चर्य तो तब हुआ जब उसने अपना रुख बद्री बाबू की टेबल की तरफ कर दिया। मानो सभी आशिकों के दिल एक झटके में चूर चूर हो गए। क्या आप ही बद्रीनाथ मिश्रा हैं? सवाल सामने से आया। जी हाँ, मैं ही बद्रीनाथ मिश्रा हूँ और यहाँ मुझे लोग बद्री बाबू बुलाते हैं। बद्रीनाथ मिश्रा द्वारा किसी अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला को उपद के अपना थोड़ा ज़्यादा परिचय देना अनुचित तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन सामान्य भी नहीं था। जो इंसान 7 मिनट पहले तक पिछले दिन के हुए मजाक को अपने दिल पर लेके गमगीन बैठा था, उसका इस तरह से चहक उठना असामान्य ही कहा जाएगा। खैर, मर्द तो मर्द ही होता है। अब तो बद्री बाबू मानो 7वें आसमान पर थे। उनसे एक खूबसूरत महिला जो बात कर रही थी। बाकी के हम 2 अन्य कर्मचारी जो उस कक्ष में मौजूद थे, बस नाम के लिए ही काम कर रहे थे। सारा ध्यान तो हमारा उन 2 नए कार्यालयीन प्रेमी युगलों की बातों सुनने में था। मैं आपसे कह देती हूँ कि यदि मेरे घर के नल का पानी का कनेक्शन फिर से जल्द चालू ना हुआ तो मैं लिखित में शिकायत करूँगी। महिला कुछ उखड़े स्वर में बोल रही थी। अरे आप चिंता ना करें, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा और आपके घर का पानी का कनेक्शन जल्द शुरू हो जाएगा। मुझे थोड़ा समय दीजिए इस विषय में जानकारी लेने के लिए। ठीक है, मैं कल का इंतज़ार करती हूँ। ऐसा बोलकर महिला वहाँ से चली गई। बद्री बाबू के तो मानो खुशी के मारे पर लगाए मुँह। मन ही मन मुस्कुराते हुए उन्होंने महिला के द्वारा दी गई जानकारी को खंगालना शुरू किया और तिरछी निगाहों से हम सभी को देखना भी कि कौन सबसे ज़्यादा जल रहा था। सच बताऊं तो उस दिन पहली बार मेरे मन में ख्याल आया कि काश मैं बद्रीनाथ का घनिष्ठ मित्र ना होता तो शायद इतनी जलन भी ना होती। मास्टर जी, ज़रा वो नल के कनेक्शन वाली फ़ाइल तो लाना। मैं दौड़ के फाइल लाकर उनके टेबल पर रख दिया। मानो उन मोहतरमा के आने से बदन में एक नई ऊर्जा आ गई हो। मैंने अपने सहकर्मी सुकेश से इशारे में ही पूछा कि आखिर माजरा क्या है भाई। उसने भी इशारे इशारे में बता दिया कि लगता है बात दिल तक पहुंच गई है। और फिर हम दोनों हंसने लगे। कार्यालय की कैंटीन में दोपहर का भोजन हम तीनों हमेशा साथ ही करते हैं, लेकिन आज बात अलग है। एक तो कल रात का मजाक और आज सुबह की मोहतरमा, दोनों ने मिलकर बद्रीनाथ मिश्रा को थोड़ा अलग ही कर दिया था हमसे। दुबे की पान की दुकान पर तीनों फिर टकराए। मैंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन सुकेश से रहा न गया। क्यों बाबू, वो सुबह जो मैडम आई थी उनका काम हो गया क्या? बद्रीनाथ जी ने सुकेश को घूरते हुए देखा और बोले, क्यों, तुमको बड़ी उत्सुकता हो रही है? नहीं, उत्सुकता नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। हम दोनों समझ गए थे कि जनाब की मानसिक स्थिति अभी भी ठीक नहीं है, तो अच्छा है कि इनसे दूर ही रहो थोड़ा। वो नीली वाली फाइल निकालिए तो ज़रा। एक गंभीर आदेशात्मक स्वर सुनाई दी पड़ा। हमने देखा कि दामोदर कुमार सामने खड़े हैं।
दामोदर जी जल विभाग के सुपरवाइज़र हैं और जब कभी जल विभाग से संबंधित समस्या आती है तो उनका पदार्पण भी होता है। दामोदर जी को सेवानिवृत्ति के अभी 4 साल और बाकी हैं। ईमानदारी और निष्ठा फूट फूट के भरी हुई है और पूरी सेवा काल में अपने ऊपर कोई दाग नहीं लगने दिया। अब ऐसे में यदि कोई महिला उन पर अप्रत्यक्ष रूप से यह इल्ज़ाम लगा दे कि उनकी गलतियों की वजह से पानी की आपूर्ति बाधित हुई है तो यह कोई छोटी बात नहीं। जब इस बात का पता दामोदर जी को चला तो वे स्वयं इसकी छानबीन करने आ पहुंचे। वैसे चाहते तो किसी चपरासी को भी फाइल मंगवा सकते थे, लेकिन यह उनकी प्रतिष्ठा का सवाल था। इन मोहतरमा से सीधे सीधे मुझ पर उंगली उठाई है और यह मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। दामोदर कुमार थोड़ा आत्मनिष्ठ गंभीर होते हुए, अब तक जो हंसी ठठोली कमरे में चल रही थी सब छू हो गई। सब कुर्सी में कमर सीधी कर बैठे गए थे, मानो प्रिंसिपल सर चलती हुई क्लास में अचानक निरीक्षण के लिए आ गए हों। बद्री बाबू के हाव भाव भी उड़े हुए थे। बद्रीनाथ मिश्रा जी, उन मोहतरमा की फाइल तो देखी होगी ना आपने? क्या लगता है आपको, क्या गड़बड़ी हुई है? सर अभी मैं जांच ही कर रहा हूँ, कल तक आपको रिपोर्ट दे दूंगा। ठीक है, मैं कल तक का और इंतज़ार करता हूँ, लेकिन ध्यान रहे यह मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। जी सर। दामोदर जी के जाने के बाद सबके जान में जान आई। अब तो मानो विश्व युद्ध छिड़ गया हो। चाहे कुछ भी हो, इस खूबसूरत महिला के नल का कनेक्शन ठीक करना ही होगा, वरना नाक तो कटेगी ही, साथ में दामोदर जी की प्रतिष्ठा भी जाएगी, वो अलग। मरता क्या ना करता, सारा काम छोड़ सब के सब उस नीली फाइल में घुस गए। मास्टर ज़रा देख के बताओ इनके घर में कनेक्शन ठीक करने कौन गया था? बद्री बाबू ने मुझे इशारा किया। जी देखता हूँ बाबू। मैंने फाइल के कुछ पन्ने उलट पलट के देखे तो पता चला घनश्याम ने कनेक्शन किया था। घनश्याम तो छुट्टी पर था, लेकिन तुरंत उसको बुलवा के भेजा कि बड़े बाबू इसी वक्त कार्यालय में बुलवाए हैं। वैसे नियम के अनुसार छुट्टी के दिन किसी को भी कार्यालय के काम से जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कोई इमरजेंसी आ जाए तो नियम तोड़ा भी जा सकता है। आखिर बात प्रतिष्ठा की जो थी। 1 घंटे बाद घनश्याम कार्यालय के कमरे में खड़ा था। आओ घनश्याम, ज़रा ये फाइल देखो, कुछ याद आ रहा है? घनश्याम की तरफ फाइल सरकाते हुए बद्री बाबू बोले। हाँ बाबू, मैंने ही कोमल मैडम के घर के नल का कनेक्शन किया था, लेकिन क्या बात है, कुछ गड़बड़ है क्या? तुम्हारी कोमल मैडम आई थी आज तुमको बधाई देने के लिए, लेकिन तुम छुट्टी पर थे तो उनने हमारे द्वारा बधाई भिजवाई है। हम सब बद्री बाबू के इस लहजे को सुनकर अपने से गंभीर मुद्रा का आवरण ओढ़े मन ही मन हंस रहे थे। मैं कुछ समझ नहीं पाया बाबू, घनश्याम सर घुचाता हुआ। जब तुम नल का कनेक्शन ठीक कर आए थे तो फिर से समस्या कहाँ आ गई? बद्री बाबू ने गंभीर होते हुए पूछा। घनश्याम थोड़ा सोच विचार करके तपाक से बोला। हाँ बाबू, याद आया, उस दिन मैं सुबह सुबह ही उनके घर गया था। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई तो सामने एक बेहद खूबसूरत महिला खड़ी थी। मैंने पूछा तो पता चला कि वे ही कोमल मैडम थी जिन्होंने कनेक्शन को लेकर शिकायत करवाई थी। मैं तो उनको देखता ही रह गया। कद लगभग 5.5 फीट, काले सुनहरे बाल, गहरे हरे चटक रंग की साड़ी। इतना ब्यौरा सुनते ही हम तीनों एक दूसरे की तरफ आंखें चुरा कर देखने लगे। घनश्याम आगे बोला। मैंने फिर उनके बाथरूम में जाकर के नल कनेक्शन की जांच की। उनका पूरा बाथरूम खुशबूदार लक्स साबुन की खुशबू से महक रहा था। मैं तो थोड़ी देर के लिए होश ही खो बैठा। फिर धीरे धीरे कनेक्शन की सप्लाई दुरुस्त की और फिर वहाँ से आ गया। इतना सुनने के बाद मैं ये सोच में पड़ गया था कि फील्ड में काम करने वाला लाइनमैन है आशिकी उपन्यास का कोई किरदार। बहुत खूब, और कुछ आशिकी भरी पड़ी हो आपके अंदर तो वो भी निकाल दीजिए। बद्री बाबू ने एक तीक्ष्ण कटाक्ष मारा। यह सुनकर घनश्याम झेम गया। तुमने दोबारा लाइन चेक की थी, सप्लाई चालू हुई या नहीं? नहीं की ना? कहाँ से करते, तुम्हारी तो दूसरी ही सप्लाई चालू थी उस वक्त। जाओ उसी वक्त सप्लाई ठीक करके आओ। मुझे आज वहाँ की सप्लाई चालू हालत में चाहिए कैसे भी।
बद्री बाबू की आदेशात्मक कार्यवाही का ये असर हुआ कि घनश्याम तुरंत कोमल जी के घर जाने को तैयार हो गया और कमरे से बाहर जाने लगा। अचानक बद्री बाबू को जैसे कुछ याद आ गया और बोले, अरे रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। पता नहीं इस बार क्या गलती कर बैठो और फिर मुझे सुनना पड़े। बद्री बाबू का ये बोलना ही था कि मैं अपने साथी सुकेश की तरफ देखने लगा, मानो मेरे सामने से कोई मेरी माशुका को भगाए ले जा रहा हो। अरे बद्री बाबू, आप क्यों तकलीफ़ करते हैं? मैं हूं ना, मैं चलता हूं आपके साथ, या घनश्याम को साथ में लेकर चलता हूं। ये सुनकर बद्री बाबू बोले, नहीं नहीं मास्टर, तुम रहने दो, तुम यहाँ का काम करो। मैं फिर बोला, नहीं बाबू, आप मुझसे बड़े हैं, मेरे रहते आप भला किसी के घर क्यों जाएंगे? आपका स्थान यहाँ है, मैं जाता हूँ वहाँ। हम दोनों की इस वार्तालाप को घनश्याम और सुकेश बड़ी गौर से सुन रहे थे और निश्चित ही यह सोच रहे थे कि हाय रे खूबसूरत औरत, दो मर्दों के बीच ऐसी बनावटी कार्य तत्परता पैदा करके इसमें कोई बड़ी बात नहीं। खूब तर्क वितर्क के बाद यह निष्कर्ष निकला कि हम दोनों ही, बल्कि घनश्याम को मिला के तीनों कोमल मैडम के घर जाएंगे सप्लाई की जांच करने। मुझे और बद्रीनाथ मिश्रा जी को इतने साल हो गए इस विभाग में काम करते हुए, लेकिन किसी कलेक्टर के घर में भी इतनी बड़ी टीम नहीं गई ये देखने की पानी की सप्लाई हो रही है या नहीं। हाय रे मर्द, बेचारा मर्द मर्द ही होता है। कोमल मैडम का घर बड़े बाजार के पास पार्क के पास था। हम तीनों इस तरह से सीना चौड़ा करके जा रहे थे जैसे अपने होने वाले ससुर जी से लड़की का हाथ मांगने जा रहे हों। और कमाल की बात यह थी कि उस दौड़ में वे लाइन मैन घनश्याम भी था। सच में यदि ये कोई कार्यालयीन कार्य ना होता और मेरा बस चलता तो रास्ते में उस घनश्याम को मैं टपका ही डालता। छी 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 छी, कैसे गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं मेरे मन में। इतने में हम कोमल मैडम के घर पहुंच गए। घर बाहर से बहुत सुंदर दिख रहा था, अच्छे से सजाया हुआ भी। मन ही मन मुस्कुरा रहा था और कल्पना कर रहा था कि अंदर भी ऐसा ही खूबसूरत घर होगा। हम अंदर जाएंगे, फिर कुछ मीठी बातें होंगी, शायद चाय नाश्ता भी मिले। इतने में घनश्याम ने घर की घंटी बजाई और अंदर से एक 80 साल की निहायत ही बुढ़ी औरत बाहर निकल के आई। मेरा सारा सपना एक झटके में चूर चूर हो गया, मानो किसी ने कांच का शीशा उठा के नीचे जोर से दे मारा हो। बद्री बाबू ही उदास से हो गए। कोमल मैडम है क्या? घनश्याम ने पूछा। कौन कोमल मैडम? वृद्ध औरत ने पूछा। वही जो यहाँ रहती हैं और जिन्होंने पानी की सप्लाई की शिकायत की है जल विभाग में। इस बार मैंने उत्तर दिया। अच्छा, वो तो आज ही घर खाली करके चली गई। वो हमारे घर में किराएदार थी। हम तीनों का मुंह ऐसे लटक गया जैसे पकने के बाद आम पेड़ पर लटक जाते हैं। वो हमेशा हमारा ख्याल रखती थी, इसलिए शायद उसने पानी की शिकायत की होगी। हम बेचारे बूढ़े पति पत्नी यहाँ रहते हैं। अब इस उम्र में तो कहीं आ जा नहीं सकते, तो किराएदार को रख लेते हैं, इससे उनका कुछ सहारा हो जाता है। उन वृद्ध महिला की बात सुनकर मेरी आंखों में थोड़ा नमी आ गई। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप लोगों की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। आपकी समस्या का पूरी तरह से समाधान हो जाए, इसलिए ही आज हम सब आपके घर आए हैं। बद्री बाबू ने बात आगे बढ़ाई। बद्री बाबू की बात सुनकर मेरा मन भी खिल उठा और सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि आज हम जिस मकसद से आए थे वो पूरा हुआ, और वो मकसद है जनता की सेवा करना। थोड़ी देर सप्लाई की जांच करने के बाद हमने ये सुनिश्चित किया कि पानी की सप्लाई में भविष्य में कोई रुकावट ना हो। जाते जाते मैंने उन वृद्ध महिला को अपना नंबर दिया ताकि पानी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या यदि भविष्य में आए तो वे मुझसे सीधे संपर्क कर सकें, और अन्यथा वैसे भी नगर निगम से जुड़ी कोई समस्या आती है तो मुझसे बात कर सकती हैं, मैं उनकी पूरी मदद करूंगा। ऐसा जानकर उन वृद्ध दंपति की आंखें गीली हो गई। वे बोली, आज यदि मेरा जवान बेटा जीवित होता तो वो भी हमारी खूब सेवा करता। ये सुनकर मैंने उनको सांत्वना और आश्वासन दिया कि आप मुझे उनके बेटे की तरह ही समझें। आखिर प्रतिष्ठा का जो सवाल था।